हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे, हिस्ट्री के चैप्टर 4 लेकर आए थे और चैप्टर 4 में हम पढ़े थे कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार होता है। और उसी आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है ना चैप्टर को जो है ना द इन करने का प्रयास करेंगे। तो जुड़िए आप लोग BSCD पर के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और टॉपर लिस्ट में आप जो है ना जरूर आइए। तो हमारा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद है। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार प्रभावित करता है पूरे देश को, और वही जो प्रभावित करने के कारण आज भारत स्वतंत्र हो चुका। तो हम समझेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ उसमें एक कारण पढ़े थे, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में कई सारा कारण पढ़े थे हम। राजनीतिक कारण हम जब देखे थे, इसको थोड़ा हम लिखने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक कारण में जो है ना हम कई चीज पढ़े। पहला पढ़े थे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या पढ़े थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़े थे। इसके बाद पढ़े थे आर्म्स एक्ट पढ़े थे 1879 में, और वर्नाकुलर 1878 में पढ़े थे। ये तो पढ़ चुके थे। इसके बाद हम पढ़े थे इसके बाद पढ़े थे इल्वर्ट बिल। क्या बिल पढ़े थे? इल्वर्ट बिल पढ़े थे। इल्वर्ट बिल 1883 पढ़े हुए थे। इसके बाद पढ़े थे हम कलकत्ता कॉरपोरेशन। कोलकाता कॉरपोरेशन के बारे में हमें पढ़ना है 1899 पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में। विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में पढ़ना है 1904 में। 1904 में पढ़ना। विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में 1904 पढ़ना। विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में 1904 में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है बंगाल विभाजन। क्या पढ़ना है? बंगाल विभाजन 1905 के बारे में हमें पढ़ना है। बंगाल विभाजन 1905 के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है यहाँ पे, जिसे हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये सब क्या है? ये सब राजनीतिक कारण है। क्या है? ये सब राजनीतिक कारण में हम पढ़ेंगे। कौन से कारण है भैया? ये सब राजनीतिक कारण है। इसके बाद हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब पढ़ लेंगे तो 1905। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का क्या पढ़ेंगे? विभाजन पढ़ेंगे। 1907 पढ़ेंगे। 1907 पढ़ेंगे। जब कांग्रेस का विभाजन से पहले हम मुस्लिम लीग का गठन, हम आगे भी पढ़ सकते हैं। मुस्लिम लीग का गठन पढ़ेंगे 1907 का। 1906 पढ़ेंगे। 1906 में भी पढ़ेंगे। 1909 में भी हम पढ़ेंगे कुछ। हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ेंगे। मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ेंगे बउआ हो। 1909 पढ़ेंगे। 1909 पढ़ेंगे। पुनः पढ़ेंगे हम इंडियन प्रेस एक्ट। इंडियन
प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह पढ़ेंगे 1910 में, यह पढ़ेंगे 1910 में पढ़ेंगे। और पुनः पढ़ेंगे हम बंगाल विभाजन रद्द 1911 में पढ़ेंगे। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कैसे होता है इसके बारे में हमें पढ़ना। इसके आगे पढ़ेंगे हम, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो गद्दर पार्टी का गठन, गद्दर ऑर्गेनाइजेशन का गठन, गद्दर पार्टी का गठन पढ़ेंगे बउआ हो। इसके बाद पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हो बउआ, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम 1878 से लेकर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से लेकर हम यहाँ तक फर्स्ट वर्ल्ड वार तक इसको हम बहुत बारीकी नजर से पढ़ने जा रहे हैं। तो आप नोटबुक जो है ना निकाल कर जितना टॉपिक में पढ़ाऊंगा उस सबको आप जो है ना सबको नोटबुक पे नोट करना है, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड यहाँ से डीप में प्रश्न पूछ लेता है। मैं आपको यहाँ पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, पूरा डीप में मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे में पहला टॉपिक क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। पहला टॉपिक क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। दूसरा है आर्म्स एक्ट है। तीसरा है इलवर्ट बिल है बउआ हो। चौथा है कलकत्ता कॉर्पोरेशन है। पांचवा है विश्वविद्यालय अधिनियम है। बंगाल विभाजन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पढ़ना है बउआ हो। मुस्लिम लीग का गठन 1906 पढ़ना है। कांग्रेस का विभाजन 1907 पढ़ना है। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 पढ़ना है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 पढ़ना है। बंगाल विभाजन रद्द 1911 पढ़ना है। गद्दर पार्टी का गठन 1913 में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में पढ़ेंगे। इतना जो है इतना चीज पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। इतना चीज को पहले कंप्लीट करेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे 1914 से आगे 1915 में, जब दक्षिण अफ्रीका से जो है ना महात्मा गांधी की जो है ना भारत में आगमन होता है। और 1919 से लेकर 1947 तक के काल को जो है ना गांधी चरण के काल में पढ़ेंगे, मतलब गांधी ईरा के बारे में पढ़ेंगे। और गांधी युग में जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आंदोलन होता है उस सभी आंदोलन को पढ़ेंगे। जैसे अगर देखा जाए जब गांधी युग पढ़ेंगे बउआ हो, गांधी युग की शुरुआत 1919 से लेके 1947 के काल को गांधी काल कहते हैं। इतना चीज आपको नोट करके भी बना सकते रख सकते हैं। गांधी युग की शुरुआत 1919 से लेके 1947 पढ़ेंगे। तो 1919 में हमें गांधी युग में क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा नोट कर लेते हैं। गांधी युग में हमें पढ़ना है पहला खिलाफत आंदोलन, इसको याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है हो बउआ, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है बउआ हो रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है। तीसरा बउआ पढ़ना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग जो है ना हत्याकांड पढ़ेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बउआ हो, इसके बाद पढ़ेंगे जो है ना असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बाद पढ़ेंगे मोपला विद्रोह बउआ हो, मोपला विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछता है, मोपला विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बउआ हो आगे पढ़ेंगे
बउआ हो वो बाबू सोना, यहाँ पे नोट कीजिएगा इसको। मोपला विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में पढ़ना है, हत्याकांड के बारे में पढ़ना है, चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना है बउआ हो, आगे तुमको पढ़ना होगा बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, ये सब गांधी युग में ही आएगा, ये सब गांधी ईरा में ही आएगा, ये सब बेलगांव अधिवेशन पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना पड़ेगा कानपुर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र के बारे में पढ़ना है, षड्यंत्र के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना है बउआ हो कानपुर षड्यंत्र के बारे में, आगे पढ़ना है कानपुर षड्यंत्र के बाद पढ़ना है हमें जो है ना साइमन कमीशन, क्या पढ़ना है, साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है बउआ हो, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन पढ़ लेंगे ना तो आगे पढ़ेंगे बउआ हो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ेंगे बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन, किसान सभा का गठन, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन। आगे बउआ हो पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना होगा पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग पढ़ना है आपको। इसके बाद और पढ़ना है आपको, इसके बाद और पढ़ना है आपको यहाँ पे, चलिए इसके बाद गांधी युग में ही ये सब पढ़ना है। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन के बारे में पढ़ना है, लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में पढ़ेंगे आपको। इसके बाद पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है आपको 1930 में, 1930 में। इसके बाद पढ़ना है आपको पूना पैक्ट, क्या पढ़ना है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट से पहले रुकिए, पहले पूना पैक्ट को थोड़ा बाद में देखेंगे। दांडी यात्रा, क्या पढ़ेंगे, दांडी यात्रा पढ़ेंगे, दांडी यात्रा। इसके बाद पढ़ेंगे पूना पैक्ट, पूना पैक्ट पढ़ेंगे बउआ हो, पूना पैक्ट पढ़ेंगे बउआ हो। आगे पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे बउआ हो लाल बाबू, गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे बउआ हो गोलमेल सम्मेलन, गोलमेल सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, गोलमेल सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना चीज जो है ना आपको गांधी युग तक हमें हर हालत में पढ़ लेना है, हर हालत में जो है ना, हर हालत में गांधी युग में हमें इतना पढ़ना ही होगा। और गांधी युग में अगर इतना आप नहीं पढ़िएगा, गांधी युग में अगर आप इतना नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका जो है ना चैप्टर नंबर 4 जो है ना बढ़िया से क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को भारत में राष्ट्रवाद को अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीका से, अगर बुक को एक एक लाइन के जो है ना रीडिंग करके पढ़ते हैं तो आपको बुआ हो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के 80% भाग जो है ना इसी चैप्टर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो गांधी युग में हमें क्या पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन पढ़ना है। ये 1920 से लेके 1922 तक चलता है, सॉरी 1919 से लेके 1920 तक चलता है। ये 1919 से लेके 1900 कब तक चलता है, 20 तक चलेगा। रॉलेट एक्ट ये 1919 की घटना है। जालियांवाला बाग ये 1919 की घटना है।
असहयोग आंदोलन यह 1920 से लेके 1922 तक चलेगा बुआ हो। मोपला विद्रोह यह 1921 में विद्रोह होता है। चौरी चौरा यह 1922 में घटना घटता है। बेलगांव अधिवेशन यह 1924 में अधिवेशन होता है। कानपुर षड्यंत्र यह 1925 में होता है। साइमन कमीशन की अगर बात किया जाए तो ये 1927 में होता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में होता है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में होता है। इसके बाद देखा जाए लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। सविनय अवज्ञा 1930 में। दांडी यात्रा 1930 में। पूना पैक्ट 1931 में। पूना पैक्ट 1931 में। गांधी विन समझौता 1931 में 1931 में। अब गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक पढ़ेंगे। इसमें 3 वो गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे और इसमें गांधी जी का इनमें जितना चीज मैंने लिखा है ये सब वेरी मतलब VVI जो है ना गांधी चरण है। क्या है? ये सब गांधी चरण में ही आता है। ये सब किसमें आता है? गांधी चरण में ही आता है। ये सब किसमें आता है? गांधी युग में ही आता है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हमारा पहला टॉपिक क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में चलिए हम समझते हैं। चलिए इसको स्टार मारेंगे, आप स्टार मारेंगे क्योंकि यहां पूछ लेता है। हम हेडिंग लगाएंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर, हम हेडिंग लगाएंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसको हेडिंग लगा लीजिए और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर आता क्यों है भारत में और इनका आने का क्या उद्देश्य है, क्यों लाया जाता है भारत में, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। और इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज भारत पे क्या प्रतिक्रिया करना चाहता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे पहला टॉपिक हम लिखेंगे, ये वर्ष 1878 में, वर्ष 1878 में आता है, 78 में आता है। दूसरा बनेगा, यह लॉर्ड रिपन लेकर आता है। कौन लेकर आता है? लॉर्ड रिपन। यह लॉर्ड रिपन लेकर आता है। कौन लेकर आएगा? लॉर्ड रिपन लेकर आता है 1878 में। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पूछेगा तो कहिएगा 1876 से लेके 1880 तक जो है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है। इसको याद करके रखेंगे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कहां से कहां तक? तो 1876 से लेके 1880 तक ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा है। इसमें पूछेगा इसमें इनका उद्देश्य क्या है, तो पूछेगा इसका उद्देश्य क्या, अगर पूछेगा तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाएगा। क्या लगाएगा? प्रतिबंध लगा देता है। भारतीय समाचार पत्रों पे क्या लगा देता है? प्रतिबंध लगा देता है। भाई क्या जरूरत पड़ा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने के लिए? तो भाई ये चीज आप समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्ले, कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो लाया जाता है समाचार पत्रों पे लगाम लगाने के लिए, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीय स्तर पे, बड़े स्तर पे जो है ना राष्ट्रवादी विचारधारा कूट कूट के लोगों में भर रहा था। और समाचार पत्रों के माध्यम से इंडियन समाचार पत्र जो है ना, इंडियन समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की आलोचना करता था। अंग्रेजों को इंडियन समाचार पत्रों से भारतीय समाचार पत्रों में, भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से बउआ हो क्या होता है, अंग्रेज ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आलोचना करता है। क्या करता है? आलोचना करता है।
आलोचना करता है। क्या करता है बउआ हो? आलोचना करता है। मतलब इस भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों की आलोचना करता है और अंग्रेजों की जमीनी हकीकत बताता है कि किस प्रकार जो है अंग्रेज भारत पर शोषण कर रहा है, किस प्रकार भारत को उपनिवेश बनाकर बैठा है, किस प्रकार भारत को जो है ना भारत में जो है ना भारत को जो है ना फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है भारत में। तो इसी जो है ना इसी सब का जो है ना उल्लेख भारतीय समाचार पत्रों पे लगाता है और इसमें समाचार पत्र जो है ना एक ऐसा क्रांति ला देता है पूरे भारत में, जो है ना पूरे भारत का जो है ना रूपरेखा बदलने का प्रयास करता है। कौन? समाचार पत्र। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे में एक ऐसा समाचार पत्र है जो पूरे देश को जो है ना पूरे देश के लोगों में राष्ट्रवादी भावना कूट कूट के भर देता है। तो ये राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को लोगों में प्रकट करने के लिए जो है ना ये समाचार पत्रों के माध्यम से जो है ना अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को जो है ना आलोचना करती है। और इसी आलोचना को बंद करने के लिए इसी आलोचना को जो है ना बंद करने के लिए एक एक्ट आता है जिसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्नाकुलर क्या कहेंगे? प्रेस एक्ट कहेंगे। चलिए, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से इतना सारे आपको फैक्ट याद करके रखना है। और इसलिए सी बात है, अगर आप बुक पढ़िएगा, बुक रीडिंग कीजिएगा, तो उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। तो आप इसे नोट करेंगे कॉपी पे। चलिए इसको थोड़ा हम फिर से रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस आता है। कौन लेकर आता है? तो कहिएगा लॉर्ड रिपन लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? लॉर्ड रिपन लेकर आएगा। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पूछेगा तो 1876 से लेकर 1880 तक के काल को लॉर्ड रिपन का काल कहते हैं। उद्देश्य क्या है? इनका नेचर क्या है भैया? इनका नेचर है भारतीय समाचार पत्रों पे क्या लगा देना है? अंकुश लगा देना है। आगे भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था को क्या करना है? आलोचना करता था। इसीलिए क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पे जो है ना अंकुश लगाने का प्रयास करता है। आगे है आलोचना को बंद करने के लिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है। इसमें कुछ और फैक्ट भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो नोट करेंगे। मोस्ट VVI इसको नोट में लिखेंगे, NOT, नोट नंबर 1। जब भी आप ऐसे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसका परिभाषा के साथ साथ, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट में भी कुछ टॉपिक घुसा दे, नोट में भी कुछ टॉपिक जो है ना लिख दे वहां पे, ताकि जो आपका कॉपी चेक करने वाला जो होता है, एग्जामिनर होता है, वो समझता है कि भैया नहीं है, पढ़ के आया है, इसके पास कंटेंट है। तो नोट नंबर 1 कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक समाचार पत्र है जिसका नाम है भैया, एक समाचार पत्र है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। मोस्ट VVI अमृत बाजार पत्रिका के नाम सुने होइएगा, अमृत बाजार पत्रिका का नाम सुने होइएगा, मोस्ट VVI है। नोट कर लीजिए इसको, आप हर हालत में इसको नोट कीजिए। अगर आप इसे नोट नहीं करते हैं, बुआ हो, तो आप यहां से 2-3 नंबर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछता है अमृत बाजार पत्रिका। अब अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? तो कहिएगा भैया ये है शिशिर कुमार घोष है। कौन है? शिशिर कुमार घोष जो है ना, शिशिर कुमार घोष जो है ना, ये अमृत बाजार पत्रिका के राइटर है। क्वेश्चन पूछ देता है
कि शिशिर कुमार जो घोष है वो कथी के लेखक है, तो कहिएगा अमृत बाजार पत्रिका के लेखक। और अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी जो है ना क्षेत्रीय भाषा से रातों रात जो है ना अंग्रेजी भाषा में बदल जाता है, बदल जाता है। इतना डीप में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मात्र जो है ना आपको BSc पद के टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। तो इतना चीज को है ना आप इसको नोट करके रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वर्ष 1878 में आता है, लॉर्ड रिपन लेकर आता है। उद्देश्य है भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगाना है। भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था को आलोचना करता है। यही कारण है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने के, आलोचना करने का, जो है ना आलोचना बंद करने के लिए एक्ट लेकर आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। वह अपनी क्षेत्रीय भाषा से रातों रात अंग्रेजी भाषा में बदल जाता है। तो कौन लेकर आता है? अमृत बाजार पत्रिका के राइटर कौन है? तो कहिएगा शिशिर कुमार घोष है। कौन है बुआ? शिशिर कुमार जो घोष है ना, ये अमृत बाजार पत्रिका के राइटर। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल लेता। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका खत्म। इसको नोट कर लीजिए, आपका खत्म है। चलिए अगला टॉपिक हम लेते हैं। इनको आप या तो आप इसे नोट कीजिए, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए या तो आप इसे नोट कीजिए या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? आर्म्स एक्ट। अब तो ये पढ़ लिए हैं, अब हमें पढ़ना है आर्म्स एक्ट। चलिए आर्म्स एक्ट पढ़ेंगे। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए अब पढ़ेंगे आर्म्स एक्ट। स्टार लगाइए, स्टार। अब पढ़ेंगे आर्म्स एक्ट 1879। मोस्ट VVI है 1879। बोलिएगा अपनी क्लास को रोक रहा है सर जी। तो सर चलिए 1879। चलिए अब यहां पे समझेंगे कि आर्म्स एक्ट क्या है। आर्म्स एक्ट का मतलब होता है यह आर्मी से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ है? आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी से रिलेटेड है ये, मतलब सेना से रिलेटेड है। आर्म्स एक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जो अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार भी देता है और अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार छीन भी देता है। अब आर्मी के पास, उसके पास क्या रहता है? हथियार रहता है। तो वही आर्म्स एक्ट लेकर आता है, लॉर्ड रिपन ही लेकर आता है। कौन लेकर आता है? लॉर्ड रिपन लेकर 1879 में लेकर आता है। इस एक्ट के माध्यम से जो है ना हम क्या करेंगे भैया, भारतीय लोगों के पास जो है ना हथियार रखने का अधिकार छीन लेता है। हथियार या अस्त्र या शस्त्र रखने का अधिकार छीन लेता है। रखने का अधिकार क्या कर लेता है?
छीन लेता है, रखने का अधिकार क्या करेगा, छीन लेता है। चलिए, कौन सा एक्ट था, आर्म्स एक्ट। कौन एक्ट है, आर्म्स एक्ट कहता है कि उस समय भारत में बहुत बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, तो अंग्रेज को डर था कि कहीं भारतीय लोग हथियार न निकाल दे हमारे खिलाफ। तो अंग्रेज डर से एक ऐसा एक्ट लेकर आता है जिसे भारतीय लोगों के पास जो भी हथियार था वो छीनने का जो है ना, वो उस पर प्रतिबंध लगा देता है कि भैया तुम अब हथियार नहीं रखोगे। अब मतलब यहाँ एक और नोट करेंगे, भारतीय लोग जो है ना हथियार नहीं बेच सकते हैं और नहीं खरीद सकते, हथियार नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं और नहीं बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, बेच सकते। इतना हो गया है। इसके बाद इस एक्ट के माध्यम से जो है ना हथियार पे, किस पे, हथियार पे टैक्स लगा देता है। क्या लगा देता है, टैक्स लगा देता है कि भाई जो जो हथियार रखा है अगर सरकार के पास अगर यह हथियार जमा नहीं करेगा तो उस पे 100 गुना टैक्स लगाएंगे। कितना गुना, हथियार पर टैक्स लगा देता है। इसके बाद यहां से प्रश्न पूछेगा कि भारतीय जनमानस के साथ जो भी हथियार है, भारतीय जनमानस के पास जो भी हथियार है वो जो है ना गवर्नर के पास जमा करेंगे। गवर्नर के पास क्या करेंगे, जमा करेंगे। मतलब आपको जमा करना होगा, जमा करेंगे। ये इसका आदेश था, किसका, आर्म्स एक्ट का। तो इसको याद करने का आसान तरीका है, इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल फैक्ट है। आर्म्स एक्ट आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी के पास क्या रहता है, सेना, मतलब कहीं ना हथियार रहता है। तो आर्मी के पास हथियार आता है, तो हथियार मतलब बंदूक, अस्त्र शस्त्र। ये लॉर्ड रिपन लेकर आता है, 1879 में लेकर आता है। इस एक्ट के माध्यम से भारतीय लोगों के पास अस्त्र शस्त्र रखने का हथियार छीन लेता है। अब कोई भी जो है ना बंदूक वगैरह सब नहीं रख सकता। जो रखेगा वो 100% टैक्स देगा सरकार को। कितना प्रतिशत, 100% टैक्स देगा सरकार को। भारतीय लोग जो है हथियार नहीं खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है। इस एक्ट के माध्यम से हथियार टैक्स लगेगा, हथियार जो है ना टैक्स लगेगा भैया, लगेगा। भारतीय जनमानस के पास जो है ना हथियार जो है ना गवर्नर के पास जमा करेगा। तो इतना चीज मैंने आज 2 टॉपिक आपको पढ़ाया है। और अगले क्लास में मैं आपको जो है ना ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगले क्लास में इलवर्ट बिल पढ़ेंगे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन पढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पढ़ेंगे। अगले क्लास में हमें इतना चीज पढ़ना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आप टॉपर लिस्ट में आएंगे, मेरा वादा है। मैं सरस्वती से कामना करता हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और अपने जो है ना अपने समाज का जो है ना समाज में आप जो है ना अच्छे कल आएंगे। तो उम्मीद है मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू।